हाउ आर यू एवरीवन। तो कैसे बेटा आप लोग। तो आज की आप जो वीडियो रहेगी वो चैप्टर 1 क्लास 12 इंडियन इको डेवलपमेंट पे रहेगा। इसमें किस तरह से हमारी पॉलिसीज रही थी इकोनॉमिक्स को लेकर और कंट्री एज वेल एज, तो वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो देखिए बेटा, आप चैप्टर्स को देखिए, पूरा चैप्टर का नाम लिखा हुआ है इंडियन इको डेवलपमेंट। पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 का मतलब यहां पर रहेगा ये 2 या 3 पार्ट में इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे इजीली। एक सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि इंडियन इको आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहता है, तो बहुत ही इसको स्टोरी बेस्ड हमको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो नोट्स रहेंगे वो नोट्स मैंने अपने बनाए हुए हैं, आपको वो डिस्क्रिप्शन लिंक में इसको प्रोवाइड हो जाएंगे। लेकिन हमको इसमें बिल्कुल स्टोरी बेस्ड लेके चलना है कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी इसको लर्न करने में। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। इस चैप्टर में जो ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए थे, उन ब्रिटिशर्स ने किस तरह से हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स को एक्सप्लॉइट किया, किस तरह से उसको यूज किया खुद की कंट्री के लिए। ये एक प्रॉब्लम वाली बात हो गई इंडिया के लिए। तो इसमें किस तरह से होता है, क्योंकि सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा इसमें कॉलोनियल रूल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल आप इसको ये समझ सकते हैं, जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करती है, राइट। तो एक कंट्री जब दूसरी कंट्री पर रूल करेगी, तो रूल करने का मतलब वो हर तरह से रूल करती है। वहां के लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की इकोनॉमिक पॉलिसी, वो रूलिंग कंट्री डिसाइड करती है। तो एग्जांपल लेके चलते हैं इंग्लैंड। तो आप सभी को पता है, हमने कभी पढ़ रखा है कि इंग्लैंड का कभी सूरज अस्त ही नहीं होता था। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो इंग्लैंड नामक कंट्री थी वो ज्यादातर सभी कंट्रीज पर उसने रूल किया था, इवन अमेरिका पर भी उसका रूल था। शायद आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इट्स ट्रू। इसी तरह से इंडियन अगर हम बात करें, तो इंडिया में ये लोग 1600 समथिंग अराउंड में आए थे एज अ ट्रेडर, एज अ कंपनी खोलने के लिए आए थे। लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने हम पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। ये रूल कब से कब तक रहा, तो इसका है कि 1751 से इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया है। 1757 कब तक, 1947, 57 टू 47, अराउंड 190 ईयर्स। तो 200 साल तक का कंसेप्ट रहा इनका हमारे पर रूल करने का। ये हमारी इकोनॉमिक्स के रूल्स एंड पॉलिसी को भी डिसाइड करते थे ये लोग। ठीक है। कॉलोनियल रूल जैसे होता है, एक बार इसकी डिफाइन पढ़ लीजिए आप। इट रेफर्स टू द सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज। ये दो कंट्री के बीच का एक सिस्टम है जिसमें एक कंट्री रूलर होती है और दूसरी कंट्री उसके अंडर में आती है। बिटवीन टू कंट्री अंडर विच वन कंट्री बीइंग द रूलर एंड अदर बीइंग कॉलोनी। तो दूसरी कंट्री क्या बन जाएगी, कॉलोनी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉलोनियल रूल। एंड द रूलिंग कंट्री डिटरमाइन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनी। मींस इंग्लैंड डिसाइड करता था इंडिया के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी, किस तरह की रेट रहेगी, क्या प्राइस रहेगा, क्या हम प्रोड्यूस करेंगे, क्या हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑल एंड एवरीथिंग ब्रिटिश डिसाइड करता था। तो फिर राजा लोग क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे, नाच गाना देखते थे और साइड में रख के अंगूर खाते रहते थे, राइट। आगे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कॉलोनियल रूल कब तक चला बेटा, अराउंड 200 ईयर्स। 1757 से लेकर 1947 तक इनका ये रूल कंटिन्यू रहा। अराउंड 200 ईयर्स बोला जाता है, लेकिन एग्जैक्ट वो 190 ईयर्स था। लेकिन ठीक है, एक साल आगे पीछे लेके चलते हैं तो मान लिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो क्या होता है स्टैग्नेंट। अगर आप स्टैग्नेंट का हिंदी वर्ड सीधे सीधे ढूंढेंगे तो इसमें निकल के आएगा रुका हुआ या फंसा हुआ। तो हमारी जो इकोनॉमिक साइकिल थी वो बहुत अटकी हुई थी या रुकी हुई थी। किसकी वजह से रुकी हुई थी, इन्हीं की देन थी, ब्रिटिशर्स की, पूरी इन्हीं की देन थी। तो क्या ऐसी पॉलिसी उन्होंने कर दी जिससे हमारी इकोनॉमी बिल्कुल रुक गई थी, बहुत फंस गई थी, तो उसी का हम बात करेंगे। लेकिन आप पहले इसका समझिए स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, वेरी लो डेवलपमेंट। देखो, हर एक इकोनॉमी में 3 तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा बेटा। हाँ, क्लास 11 में बिजनेस स्टडी में जो पढ़ा होगा आपने, क्योंकि इसमें 3 इंडस्ट्री हुआ करती थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। किसी भी कंट्री के लिए ये तीनों सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो मेन इनिशियल चीजें होती हैं, एग्रीकल्चर हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया, इन सब ध्यान देते हैं। जो सेकेंडरी सेक्टर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देता है। लेकिन
इनकी देन की वजह से, किनकी देन की वजह से, ब्रिटिशर्स की देन की वजह से हमारी कंट्री में केवल प्राइमरी सेक्टर ही रन कर पा रहा था। सेकेंडरी सेक्टर एकदम मर चुका था इन्हीं की वजह से। टर्सरी सेक्टर के नाम की कोई चीज नहीं थी इन्हीं की वजह से। एक सेक्टर वर्क करता था, प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर, वो भी उसमें भी सारी पॉलिसी ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे, ना कि इंडियंस। बिफोर कॉलोनियल रूल। अच्छा ये सब तो हो गया सर, कॉलोनियल समझ में आ गया क्या होता है कॉलोनियल रूल। लेकिन अगर आपको पता होना चाहिए कॉलोनियल रूल से पहले का इंडिया कैसा था, तो कैसा था कॉलोनियल रूल से पहले का इंडिया? सोने की चिड़िया बोलते हैं जैसे हम आप लोग, तो इसको आप ऐसे समझिए 85% इकोनॉमी, 85% इकोनॉमी एग्रीकल्चर से आती थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। उस समय हमारा जो मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, जो मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड था, वो हम कहां से निकालते थे? एग्रीकल्चर से निकालते थे हम सभी लोग। तो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड। अराउंड द 85% इकोनॉमी ड्राइव द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर। इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड द प्रॉस्परस कंट्री। बहुत प्रॉस्परस कंट्री थी, बहुत ही ज्यादा पैसे वाले लोग थे हम। पैसा इतना था, इतना गोल्ड था कि क्या बताएं भाई। सोने की लंका हमारे पास थी, ऐसा हम बिल्कुल हमको लगता है। क्या जो सच है कि सोने की लंका हमारे पास थी? ठीक है भाई, ये तो अलग सर्च का विषय है कि थी या नहीं थी, लेकिन इतना सोचने के लिए भी बड़ा दिमाग होना चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए। जब किसी पर 1 करोड़ होता है तो वो 100 करोड़ की सोचता है। अगर हमने सोने की लंका सोची है तो इसका मतलब हमारे पास बहुत पैसा था, बहुत प्रॉस्परस कंट्री थी, ठीक है। लेकिन किस तरह से इस प्रॉस्परस कंट्री को खत्म किया, किस तरह से उस सोने की चिड़िया के पर वो छीनते चले गए, ये हमारे कॉलोनी किस तरह से हुआ। तो इसमें 3 सेक्टर सबसे उन्होंने बुरा किया। 3 सेक्टर में से पहला सेक्टर था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड सेक्टर हमारे पास था फॉरेन सेक्टर, तीसरा सेक्टर था इंडस्ट्री सेक्टर। ये तीनों किस तरह से उन्होंने खराब किए, यही आज आपको समझना है। इस चैप्टर में ये 3 पॉइंट ही हैं, अगर आप ये तीनों को कवर कर लेते हैं चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें मैं इस वीडियो में मैंने आपको केवल पहला वाला सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह से खराब किया कॉलोनी है, हम उसको समझेंगे। सबसे पहला रोल है जमींदारी सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? जमींदारी सिस्टम अप्लाई किया। जमींदारी सिस्टम क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स कुछ ऐसी कुछ झंडा होता ना, यूनियन जैक होता होगा जैसा भी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडियंस पीपल में से ही किसी एक पर्सन को, जो पैसे वाला होता था, जो लालची होता था, लाला, उसको निकालते थे जी। उस पर्सन को लिया, ठीक है, ये लाला है जो है इंडियन, लेकिन उसी में से किसी एक को निकाल लिया और इसको बना देते थे वो कलेक्टर। यहीं से तो वर्ड निकल गया ये कलेक्टर। कलेक्टर जो आज आईएएस का वर्क करते हैं, लेकिन कलेक्टर वर्ड ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को दिया। इनको एक काम सौंप दिया, क्या कि तुम लोग इंडियन फार्मर्स से लगान यानी कि टैक्स वसूल करके हमको दोगे, कलेक्ट करके दोगे, कलेक्टर वर्ड, ठीक है। तो जमींदारी सिस्टम में एक्चुअल में इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इनसे कहा, जमींदारों से, कि हम तुम लोगों को, जो फार्मर्स हैं बेचारे, दबे कुचले, वंचित, शोषित, पता नहीं क्या क्या, इन सब से इनका लैंड ओनरशिप तुम लोगों को ट्रांसफर कर देंगे। किन लोगों को? जो जमींदार हैं, जमींदार, ये हैं फार्मर्स, गरीब, इन लोगों ने इनसे लैंड ओनरशिप जमींदारों को ट्रांसफर कर दिया। क्या बोल दिया? इनसे टैक्स वसूल करके हमें दे दो, हमें तो केवल कुछ ही टैक्स चाहिए। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 20 रुपए फार्मर्स से ले लिया करते थे जमींदार टैक्स के फॉर्म में। कितने रुपए? 20 रुपए, और उसमें से 2 रुपए ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया करते थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या रखा था, हमें कुछ सर्टेन मिनिमम फिक्स अमाउंट चाहिए, आप कितना भी वसूल करो हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब अगर जो 25 वसूल करते तो 25 में से 2 रुपए किसको दे देते, यानी उनको फिक्स है 2 रुपए। 10 वसूलो तब भी 2 रुपए देने हैं, 25 वसूलो तब भी 2 रुपए देने हैं, क्योंकि ब्रिटिशर ने इसको फिक्स कर रखा था। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये फिक्स रेट नहीं है। चलो 2 रुपए इनके पास पहुंच गए, सपोज 20 रुपए में से 2 रुपए, 18 रुपए कहां गए? फिर 18 रुपए का क्या होता था? ये जमींदार लोग अपनी लग्जरियस पे इसको खर्च करते थे, किसी भी तरह की रिटर्न फैसिलिटी नहीं देते थे फार्मर्स को। रिटर्न फैसिलिटी से मतलब जैसे आज के टाइम पे अगर आप देखें तो हम लोग जो टैक्स वसूल नहीं करते हैं,
हम लोग यानी कि गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स वसूल करती है, हम लोग एज ए इंडिविजुअल को टैक्स पे करते हैं, तो गवर्नमेंट उसके बदले में हमें क्या प्रोवाइड करा देती है? हमें प्रोवाइड करा देती है टैक्स के फॉर्म में बिजली, पानी, सड़क, ये सभी चीजें। लेकिन जमींदार तो फार्मर्स को कुछ भी नहीं देते थे, कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं, किसी तरह का कोई भी काम नहीं। इस तरीके से जमींदारी सिस्टम के होते हुए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खराब होना स्टार्ट हो चुका था। सेकंड नंबर, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हम फार्मर्स जो इंडियंस थे, वो हम जो पहले उगाते थे ना, हम बेचने के लिए नहीं उगाते थे, सस्टेनेबल फार्मिंग बोलते थे, सस्टेनेबल फार्मिंग। इसमें वो जितना खुद के लिए यूज होता था वो खुद के लिए यूज कर देते थे, फिर बाद में उसको बार्टर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज करने के लिए रखा जाता था, लेकिन बेचाबाची नहीं थी किसी भी तरीके की। ठीक है, कॉमर्शलाइजेशन जब लेकर आए ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने क्या कहा कि जो कैश क्रॉप है उनको उगाओ। ये कैश क्रॉप क्या होती हैं? कॉटन, जूट, इंडिगो, इंडिगो यानी कि ब्लू, यानी कि नील, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, वो जो नील था ना, उसको उगाने के लिए बड़ा जोर देते थे ये लोग। तो कॉमर्शलाइजेशन से फर्क ये हुआ कि हमारा जो फूड ग्रेन वाला सेक्टर था वो कम होता जा रहा था। 2 नेगेटिव इफेक्ट आए, एक तो फूड ग्रेन कम हो रहा है, दूसरा कैश क्रॉप यानी इंडिगो उगाने की वजह से जो फर्टिलिटी ऑफ सोइल है वो डिग्रेड होती है बहुत बुरी तरीके से। इन्होंने दूसरा सिस्टम और शुरू कर दिया कि जो कैश क्रॉप की जगह कैश क्रॉप उगाएगा, फूड ग्रेन की जगह पर कैश क्रॉप उगाएगा, उसको ज्यादा रुपए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लालच के फॉर्म में या फिर जरूरत के फॉर्म में हमको मजबूरन कैश क्रॉप की तरफ डाइवर्ट होना पड़ा। तीसरा आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो आप जैसे अभी मैंने समझाया कि जमींदार सारा का सारा टैक्स खुद ही वसूल लिया करते थे, खुद ही के लिए यूज कर लिया करते थे, कुछ भी नहीं देते थे रिटर्न में फार्मर्स को। तो नहीं, कुछ भी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी, टेक्नोलॉजी का कुछ भी पॉइंट नहीं रहते थे, टेक्नोलॉजी के रूप में कुछ नहीं मिल पाता था, फर्टिलाइजर्स भी नेग्लिजिबल थे, हम केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डिपेंडेंट थे, जैसे कि काऊ डंग हो गया, है ना, इस तरह से। और इस तरह से हमारी प्रोडक्टिविटी लो होती चली गई। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी, इरिगेशन बेस पे हमारे पास कुछ नहीं था, हम केवल एक ही चीज पे बेस थे, काले मेघा पानी तो बरसाओ। इसके अलावा हमारे पास इरिगेशन के लिए कुछ भी नहीं था और हम बहुत परेशान होते थे। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से एग्रीकल्चर कॉलोनी रूल की वजह से एक्सप्लॉइट हुआ। तो आगे की जो 2 वीडियो आएंगी उसमें पूरा चैप्टर ये एंड हो जाएगा। और आपसे बस इतना ही कहना है, इस चैप्टर में जिस तरह से हमने इसको रीड किया हुआ है, आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, समझने की कोशिश करें, चैप्टर की एक बार रीडिंग करें और पीछे जाकर जो क्वेश्चन है उसको समझें, उसको रीड करें। एमसीक्यू हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, वेरी शॉर्ट हो गए, बहुत अच्छी तरह से इसको क्लियर करें। आपका मेरे जो नोट्स है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।